नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं एस क्लासेस नोएडा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, जिससे बोर्ड एग्जाम में टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं और लघु उत्तरीय भी हो सकते हैं। संयुक्त दे देगा, फिर बोलेगा मिश्रित में चेंज कीजिए, या ऐसे आएगा कि कोई वाक्य दे दिया रहेगा, फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोलेगा कि इसमें से पहचान के बताइए कौन सा ये वाक्य है। तो उसमें चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको सही करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल, दूसरा होता है संयुक्त और तीसरा होता है मिश्रित। अब इनकी रचना के आधार पर हम इसे बांट रहे हैं, इसीलिए इसकी जो रचना होगी यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग ये बटेगा ही। तो देखते हैं सरल वाक्य। इसकी परिभाषा के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसके ट्रिक्स के थ्रू आगे बढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो ट्रिक्स है एक उद्देश्य और एक विधेय। एक उद्देश्य और एक विधेय जिस वाक्य में होगा वो वाक्य आपका सरल या जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो पहला यदि एग्जाम्पल की बात करें कि मानसी की सहेली शिवानी चाइनीज भोजन ज़्यादा पसंद करती है, तो इसमें उद्देश्य और विधेय तो चलिए इसमें भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों, पहले वाले सेंटेंस की यदि बात करें, वाक्य की बात करें, तो मानसी की सहेली शिवानी इसमें हो जाएगा उद्देश्य, क्योंकि इस सेंटेंस में मानसी की सहेली शिवानी के बारे में बात हो रहा है और इसके बारे में जो बात हो रही है यानी कि चाइनीज भोजन ज़्यादा पसंद करती है, ये हो जाएगा विधेय। तो हमने देखा कि इसमें भी एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए ये वाक्य भी साधारण या सरल वाक्य होगा। अब जरा चर्चा कर लेते हैं कि सर कर्ता कैसे इसमें निकालें। तो मेन इसमें काम कौन कर रहा है, तो मेन जो कर्ता है इसमें शिवानी है। अब बाकी ये कर्ता के मानसी की सहेली कर्ता का विस्तारक है, जिसे पदबंध भी आप कहते हैं, इंग्लिश में उसे फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं पे ये भोजन इसमें कर्म है, जो पिछली वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं। तो आप वहां से जाकर के इसकी डिटेल्स यदि देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। तो यानी कि हमारा कंट्रिक्स भी यही कह रहा था कि एक उद्देश्य एक विधेय होगा, तो वो वाक्य होगा साधारण या सरल। इसलिए ये भी वाक्य साधारण और सरल है क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक विधेय है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरे वाले वाक्य में अमन खेल रहा है, तो इसमें अमन उद्देश्य हो जाएगा, खेल रहा विधेय हो जाएगा। तो इसमें भी एक उद्देश्य एक विधेय, इसीलिए ये भी हो जाएगा साधारण वाक्य। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं लिख रखा हूँ कि एक क्रिया और एक कर्ता, क्योंकि आगे जब आप इसी में एग्जाम्पल में बढ़ेंगे तो आप थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी बढ़ेगी। तो इसी सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सारे तरीके के एग्जाम्पल आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए और बोर्ड के एग्जाम में आपका 4 मार्क्स क्लियर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन और मयंक खेल रहे हैं, तो अमन और मयंक इस वाक्य में उद्देश्य होंगे, खेल रहे हैं ये विधेय होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो 2 कर्ता हैं, तो जब ये दोनों कर्ता ही एक क्रिया को करें तब भी एक ही उद्देश्य माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे भी एक उद्देश्य एक विधेय, इसीलिए ये भी सरल वाक्य होगा। यहाँ पे 2 कर्ता और एक क्रिया है। अगले वाले वाक्य में देखते हैं, सत्यम पढ़ व लिख रहा है, तो सत्यम इसमें उद्देश्य हो जाएगा, पढ़ व लिख रहा है ये विधेय हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्रिया है एक कर्ता है, तो एक ही कर्ता कई क्रियाएं करे, 2 करे या 2000 करे, वहाँ भी एक उद्देश्य और एक विधेय ही होता है। तो ये भी आपका साधारण वाक्य होगा। कंसेप्ट को समझते चलिए। सत्यम मयंक अमन अंजलि पढ़ व लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 4 टोटल सत्यम मयंक अमन व अंजलि ये टोटल के टोटल उद्देश्य होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बारे में हम वाक्य में बात कर रहे हैं और इनके बारे में बातें क्या हो रही हैं, तो पढ़ व लिख रहे हैं, ये बातें हो रही हैं कि पढ़ व लिख रहे हैं, इसीलिए उसका विधेय हो जाएगा। तो इसमें भी एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए ये भी साधारण होगा। अब यहाँ पे हमारे सामने सारे एग्जाम्पलों को देख करके कुछ कंसेप्ट आते हैं। एक कर्ता 2 क्रिया करे या 2000 करे तो भी उद्देश्य एक ही होता है और विधेय भी एक ही होता है। बहुत सारे कर्ता मिल करके एक क्रिया को करें तभी विधेय एक ही होता है, उद्देश्य एक ही होता है। और बहुत सारे कर्ता मिलकर बहुत सारी क्रियाओं को नंबर वाइज से कर तब भी एक उद्देश्य और एक विधेय ही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी। संयुक्त वाक्य ट्रिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक से अधिक उपवाक्य होगा, जो कि सरल वाक्य में केवल एक ही होता है। सभी के सभी साधारण होंगे, उसमें भी एक ही होता था लेकिन साधारण होता था। सभी स्वतंत्र होते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अमन पढ़ रहा है, तो अमन उद्देश्य हो गया, पढ़ रहा है विधेय है। मयंक लिख रहा है, तो मयंक उद्देश्य हो गया, लिख रहा है विधेय। यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय इस उपवाक्य में भी है, एक उद्देश्य एक विधेय इस उपवाक्य में है, यानी कि ये दोनों के दोनों साधारण है। तो
एक से अधिक भी हैं, साधारण भी है। तो दो तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कि स्वतंत्र भी होने चाहिए आपस में। तो अमन पढ़ रहा है, ये आपस में अपना स्वतंत्र है क्योंकि अपनी मीनिंग कंप्लीट करने में ये सक्षम है। मयंक लिख रहा है, ये भी अपनी मीनिंग कंप्लीट करने में सक्षम है। न ही मयंक अमन पे डिपेंड है, न ही अमन मयंक पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। अगला देखते हैं, अंजलि पढ़ रही है, तो अंजलि उद्देश्य होगी, पढ़ रही है इसमें विधेय हो गया। मानसी लिख रही है, मानसी उद्देश्य, अब लिख रही है विधेय हो गया। शिवानी सो रही है, तो शिवानी उद्देश्य, सो रही है विधेय। यानी कि ये इसमें भी एक उद्देश्य एक विधेय, दूसरे वाले में भी एक उद्देश्य एक विधेय, और तीसरे वाले उपवाक्य में भी एक उद्देश्य एक विधेय हैं, और एक से अधिक हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट वाला है कि क्या ये तीनों के तीनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र है। तो अंजलि पढ़ रही है, इसकी मीनिंग कंप्लीट अपने आप में, और मानसी लिख रही है, इसकी भी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। शिवानी सो रही है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। इन तीनों उपवाक्य में तीनों का किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी पे आश्रित नहीं है। इस वाक्य में से किसी भी उपवाक्य को यदि आप हटा देते हैं, जैसे मैं लेकिन शिवानी सो रही है को रिमूव कर देता हूँ, तो पढ़िए, अंजलि पढ़ रही है, मानसी लिख रही है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसीलिए ये तीनों के तीनों उपवाक्य जो हैं ये साधारण है, स्वतंत्र हैं। इसीलिए ये एग्जाम्पल नंबर 2, अंजलि पढ़ रही है, मानसी लिख रही है, लेकिन शिवानी सो रही है, तीनों के तीनों ही मिलकर एक संयुक्त वाक्य बना रहे हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्वतंत्र भी हैं और साधारण भी हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं, मम्मी मेरे साथ आ गई, तो मम्मी इसमें उद्देश्य हो गया, मेरे साथ आ गई विधेय हो गया। पापा को वहीं रुकना पड़ा, तो पापा को उद्देश्य वहीं रुकना पड़ा विधेय। इसमें भी एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय दूसरे वाले उपवाक्य में भी है, यानी दोनों में ही एक उद्देश्य एक विधेय, इसलिए दोनों ही साधारण उपवाक्य हो जाएंगे। साधारण हो गए, ये भी साधारण हो गया। अब दोनों के दोनों साधारण हो गए। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों के दोनों स्वतंत्र हैं। तो मम्मी मेरे साथ आ गई, ये स्वतंत्र है अपने आप में। पापा को वहीं रुकना पड़ा, ये भी आप अपने आप में स्वतंत्र है। अब एक चीज़ आपको कंफ्यूज करेगा कि सर पापा को वहीं रुकना पड़ा, ये तो डिपेंड है मम्मी के आने पर ना। नहीं, जब आप संयुक्त वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है कि परिणामवाचक, यानी कि पहले वाले वाक्य में जो किया जाएगा उसका परिणाम दूसरे वाले में मिलेगा। तो मम्मी मेरे साथ आ गई, इसी का परिणाम ये हुआ पापा को वहाँ रुकना पड़ा, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि ये दोनों में आपस में स्वतंत्र हैं और दोनों के दोनों ही साधारण है। लास्ट और चौथा एग्जाम्पल है, न तो वह कुछ खाया, तो वह इसमें उद्देश्य हो गया, बाकी सबके सब विधेय। इसमें शीला कुछ पी, तो शीला उद्देश्य, अब बाकी कुछ न, तो ये जो हो गया विधेय हो गया। तो ये भी इसमें एक उद्देश्य एक विधेय, इसमें भी एक उद्देश्य एक विधेय, इसीलिए ये भी साधारण और ये भी साधारण, दोनों साधारण, इसीलिए ये भी हो जाएगा संयुक्त होगा। क्यों? साधारण भी हैं और एक से अधिक भी हैं और दोनों के दोनों आपस में स्वतंत्र हैं। न तो वह कुछ खाया, ये भी आपस में स्वतंत्र है, उसका शीला से लेना देना कुछ है ही नहीं। न तो शीला कुछ पी, तो न ही शीला का उससे कुछ लेना देना है और न ही उसका शीला से कुछ लेना देना। ये दोनों के दोनों आपस में स्वतंत्र उपवाक्य हैं और साधारण भी है, इसीलिए ये। तो अगला है मिश्रित या मिश्र उपवाक्य। इसका ट्रिक्स ये है कि एक इसमें प्रधान उपवाक्य होता है, अब बाकी इसमें आश्रित होते हैं, यानी कि जो आश्रित होंगे ये इसी प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होंगे। अब ये पहचानेंगे कैसे कि इसमें प्रधान कौन है और आश्रित कैसे। तो आश्रित का मतलब ये निर्भर करेगा इस पे प्रधान पे। और प्रधान को कैसे पहचानेंगे, तो प्रधान जो उपवाक्य होगा वो साधारण होगा और स्वतंत्र होगा। साधारण होने के लिए आपको पता है कि एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए, और स्वतंत्र होने के लिए आपको पता ही है कि अपने आप में वो अर्थ कंप्लीट कर ले। तो चलिए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जो लड़की यहाँ आई थी वह मेरी बहन है, तो जो लड़की, पहले यहाँ पे योजक शब्द से स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ट्रिक्स में लिखा होता है योजक शब्द के बाद आश्रित उपवाक्य आता है, तो योजक शब्द से ही स्टार्ट होगा। जो लड़की यहाँ आई थी वह मेरी बहन है, तो वह मेरी बहन है, इसमें वह उद्देश्य हो गया, मेरी बहन है विधेय हो गया। एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये साधारण हो गया अपने आप में और स्वतंत्र भी है। वह मेरी बहन है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है। लेकिन जो लड़की यहाँ आई थी ये डिपेंड कर रहा है इस पे, मेरी बहन पे, ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा आश्रित और ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। अगले उदाहरण के द्वारा समझते, मुझे मालूम है, उसके बाद से अल्पविराम लगा है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मुझे इसमें उद्देश्य हो गया, मालूम है विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, साधारण वाक्य हो गया। अब मुझे मालूम है, तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो अपने आप में स्वतंत्र भी है, इसीलिए ये हो जाएगा यहाँ पे प्रधान उपवाक्य। और यहाँ पे कॉमा लगा के, यानी कि अल्पविराम लगा करके
की का लोप किया गया, यानी कि मुझे मालूम है कि, आप कहते हैं ना कि मुझे मालूम है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, छोड़ दो, रहने दो, तो वैसे ही यहाँ पे अल्पविराम लगा करके की को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे की से ये स्टार्ट हो रहा था सेंटेंस, या अल्पविराम से ही स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे इसलिए ये आश्रित है किस पे, मुझे मालूम है। यदि मुझे मालूम ही नहीं होता तो किसी को कैसे पता चलता कि ये तुम्हारे बस की बात है या नहीं है। तो मुझे मालूम है, यही चीज़ें ना, पता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो मुझे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है किस पे डिपेंड करता है, मुझे मालूम है, इसी पे तो डिपेंड करता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे मालूम है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए ये जो हो जाएगा आपका, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अगला उदाहरण है, यह वही लड़की है जिसकी बहन मेरी दोस्त है। तो यह वही लड़की है एक उपवाक्य है, जिसकी बहन मेरी दोस्त है ये दूसरा उपवाक्य है। अब देखते हैं कि इसमें कौन प्रधान है और कौन आश्रित है। तो यह ए भी योजक शब्द से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी ये भी, ये दोनों योजक शब्द से। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब दो उपवाक्य दोनों के दोनों ही योजक शब्द से स्टार्ट होते हैं तो जो लास्ट वाला उपवाक्य होता है वो हमेशा प्रधान होता है, यानी कि जिसकी बहन मेरी दोस्त है ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य और ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। क्लियर है? यह वही लड़की है, ये आश्रित है और प्रधान उपवाक्य है, जिसकी बहन मेरी दोस्त है। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे प्रधानाचार्य ने कहा था, हमारे प्रधानाचार्य ने कहा था, एक उपवाक्य होगा कि कल से विद्यालय बंद रहेगा, ये दूसरा उपवाक्य, और अगले हफ्ते से परीक्षा होगी, ये तीसरा उपवाक्य। तो इसमें तीन उपवाक्य है। अब हमें पहचानना ये है कि इसमें से कौन सा प्रधान है और कौन दो जो हैं वो आश्रित उपवाक्य हैं। तो इसमें देखते हैं, प्रधान वही होगा जो स्वतंत्र होगा, जिसमें साधारण भी होगा। तो हमारे प्रधानाचार्य ये हो जाएगा इसमें उद्देश्य, और ने कहा था ये हो जाएगा विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय साधारण हो गया, और ये अपने आप में स्वतंत्र भी। हमारा प्रधानाचार्य ने कहा था कि से ये स्टार्ट हो रहा है योजक शब्द से, तो इसीलिए ये आश्रित उपवाक्य हो गया। ये भी योजक शब्द और से स्टार्ट हो रहा है, इसे समुच्चय बोधक भी आप कहते हैं, तो ये भी आपका आश्रित होगा। अब क्यों आश्रित होगा? तो कल से विद्यालय बंद रहेगा और अगले हफ्ते से परीक्षा होगी, ये दोनों के दोनों प्रधानाचार्य जी के कहने पे डिपेंड कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों, ये भी कल से विद्यालय बंद रहेगा और अगले हफ्ते से परीक्षा होगी, ये दोनों के दोनों प्रधानाचार्य जी के कहने पे डिपेंड कर रहे हैं। ये दोनों इसीलिए आश्रित उपवाक्य होंगे, और हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा था ये हो जाएगा दोस्तों। और अंत में मैं आपके संदेह को क्लियर कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे कल स्कूल जाना है, तो मुझे उद्देश्य हो गया कल स्कूल जाना विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, इसीलिए ये साधारण है। अब मुझे कल स्कूल जाना है और भाई को दुकान पर पहुंचना है, तो ये तो साधारण है, ऊपर ही देख चुके हैं। और भाई को, तो ये उद्देश्य हो गया, दुकान पर पहुंचना है विधेय, इसमें भी एक उद्देश्य एक विधेय, ये भी साधारण। जब एक से अधिक साधारण उपवाक्य होते हैं तो वहाँ पे होता है संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं, पापा ने कहा है कि, तो पापा इसमें उद्देश्य और ने कहा है कि हो जाएगा विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय साधारण हो गया। पापा ने कहा है, ये स्वतंत्र है अपने आप में। अब की से ये स्टार्ट हो रहा है, ये जो वाक्य है कि मुझे कल स्कूल जाना है, की से स्टार्ट हो रहा है, और जो दूसरा उपवाक्य है ये और से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये भी योजक से स्टार्ट हुआ, ये भी योजक से स्टार्ट हुआ। तो सीधी सी बात है कि योजक से कौन स्टार्ट होता है? तो जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो योजक से स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए पापा ने कहा था ये प्रधान हो जाएगा। मुझे कल स्कूल जाना है और भाई को दुकान पर पहुंचना है, ये दोनों इस पे आश्रित हैं, इसलिए ये दोनों आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे। अब कैसे, एक ज़रा दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए। तो मुझे स्कूल जाना और भाई को दुकान पे पहुंचना, ये दोनों के दोनों पापा के कहने पे निर्भर हैं, आश्रित हैं, ये इसीलिए ये दोनों के दोनों आश्रित उपवाक्य होंगे। मुझे कल स्कूल जाना है और भाई को दुकान पर पहुंचना है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक प्रधान उपवाक्य पे एक या एक से अधिक उपवाक्य निर्भर करते हैं या आश्रित होते हैं, तो वहाँ पे होता है आपका मिश्रित वाक्य। अगला है, साक्षी सो रही है। तो साक्षी हो गई यहाँ पे, उद्देश्य सो रही है विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, इसीलिए साधारण वाक्य हो गया। साक्षी सो रही है और मोहित पढ़ रहा है। तो साक्षी सो रही है तो साधारण है, ये ऊपर देख चुके हैं। मोहित इसमें उद्देश्य पढ़ रहा है विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, ये भी साधारण हो गया। तो जब भी किसी भी वाक्य में एक से अधिक साधारण उपवाक्य आते हैं तो वो होता है आपका संयुक्त वाक्य। अब इसी को देखते हैं। मैंने देखा कि साक्षी सो रही है और मोहित पढ़ रहा है। मैंने देखा, मैंने इसमें उद्देश्य हो गया, देखा विधेय हो गया, और की से ये स्टार्ट हो रहे हैं। जो आगे वाले सेंटेंस है ये पहला वाला है, साक्षी सो रही है, की से स्टार्ट हो रहा है योजक से।
तो इसीलिए सीधे समझ में आ गया कि ये योजक से जो भी स्टार्ट होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। तो साक्षी सो रही है, ये आश्रित है मेरे देखने पर, और ये और से स्टार्ट हो रहा है, मोहित पढ़ रहा है, तो मोहित पढ़ रहा है ये भी आश्रित है मेरे देखने पर। क्यों ऐसे? क्योंकि यदि मैं नहीं देखता तो किसी को क्या पता चलता है कि साक्षी सो रही है, मोहित पढ़ रहा है कि और ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए साक्षी सो रही है, साक्षी का सोना और मोहित का पढ़ना मेरे देखने पर आश्रित है, निर्भर है। इसीलिए यहाँ भी ये मैंने देखा कि ये प्रधान हो जाएगा, साक्षी सो रही है और मोहित पढ़ रहा है, ये दोनों आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे। इसीलिए ये जो मैंने देखा कि साक्षी सो रही है और मोहित पढ़ रहा है, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए, ताकि ये जो कंसेप्ट है जिससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं सबको क्लियर हो जाए।